चलो, क्या आपका टॉपिक हुआ है? आभूषण कर दिए तुमने तो आभूषण फिर चलो बस इसके नाम लिख दो एक बार, फिर हम अगला टॉपिक चला देते हैं एक बार। देखो, आभूषणों में आपके पास सबसे पहले उत्तराखंड राज्य के प्रमुख आभूषण आप कर रहे हैं, ठीक है? राज्य के प्रमुख आभूषण, सबसे पहले सिर के आभूषणों में आपको पता चल गया ना। सिर के आभूषणों में मांग टीका, शीश फूल है, बांदी और बिंदी, ठीक है? बांदी और बिंदी ये सिर के आभूषण हो गए, ठीक। सिर के आभूषणों के बाद आपने किए नाक के आभूषण। नाक सिंपल है, फुल्ली, फुल्ली को और क्या कहते हैं? लौंग भी कहते हैं। नथ और बुलाक, नथ और बुलाक, ठीक है? कठिन नहीं है ना, आसान टॉपिक है ये आपका, मतलब एडवांटेज वाला टॉपिक है। 1 नंबर फ्री का, यहां से 1 नंबर फ्री का, ठीक है? पर वो कमाने नहीं देता वैसे फ्री का, ठीक है? तो थोड़ा कठिन कठिन पूछता है। नाक हो गया। कान के आभूषण देखो, कान में धारण किए जाने वाले आभूषणों में कुंडल, कुंडल बाली, मुरखली याद रखना है भाई, यहाँ मुरखली पेपर में आ जाता है। मुरखली या मुर्की बोल सकता है इसको। तुग्यल, तुग्यल इंपॉर्टेंट है। कर्णफूल, हाँ। मछली, जलकंचव और झुमका, झुपझुपी और उतरौली, ठीक है? गोरख, पुरुषों का कान का आभूषण कौन सा है? गोरख है, ठीक है? कान हो गए। कान के बाद गले का, गले की प्रमुख आभूषण कौन कौन से? जो छूट गए वो कर लो, तुमने ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहे होंगे ना? ज्यादा कठिन तो है नहीं, तो इसने हटा दिया इसको यहाँ से, चलो ठीक है। और तुम्हारे पास आभूषण कान के अलावा हाथ के आभूषण आप कर चुके हैं ना सारे। पौंछी, गोखले, बाजूबंद, धगुली, धगुली किया? धगुली वो जो 2 बने थे छोटे छोटे, है ना? धगुली जो है वो हाथ का एक और आभूषण ये भी है, धगुली। पौंछी, ठीक है? धगुली, पौंछी, ड्वाक, गोखले, बाजूबंद, ठीक है? बाजूबंद हाथ के आभूषण। जो टॉपिक आप नहीं किए हैं उसको एक बार समझ लो। एक आभूषण है जिसके बारे में कल चर्चा नहीं करी है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सर श्यूण सांगव। ये एक लिखो, श्यूण सांगव, ठीक है? ये आभूषण तो नहीं कहेंगे इसको, पर लिखा होता है आभूषण। श्यूण सांगल बेसिकली एक इक्विपमेंट है जो हमारे राज्य में पुराने जमाने में यूज किया जाता था। ये है क्या श्यूण सांगल? तो आज से बहुत साल पहले आप चले जाएं, 100-150 साल पहले पहुंचो, तो भाई साहब कास्टिंग नहीं था, तो सुई नहीं होती थी, सुई। तो कपड़े कैसे सिलोगे? सुई तो थी नहीं। तो आज से 100-150 साल पहले आपके पास सुई थी नहीं, है ना? तो शूड़ा होता था, शूड़ा। तो शूड़ा तो होता है पर सुई नहीं होती थी। तो उस जमाने आदमी कपड़े कैसे पहनेगा? मतलब पहनेगा का मतलब सिलेगा कैसे कपड़े? तो लोग क्या करते थे, कपड़े बना तो देते थे चरखे से, जैसे धागे निकाले, ऊन से, भेड़ से ऊन निकाली और उससे लंबी सी चादर तैयार कर दी। तो हमारे जमाने के, हमारे उत्तराखंड के पुराने जमाने के लोगों का कपड़ा बहुत सिंपल है। मतलब चद्दर, जैसे ये देखो, ये मान लो आप चद्दर, इस चद्दर को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रखूंगा चद्दर, सब पीछे से पूरा लपेट के ना चद्दर यहाँ ले आऊंगा और यहाँ पे इस चद्दर को पिन लगा दूंगा। पिन, पिन, सुई, सुई को उत्तराखंड में बोलते हैं श्यूण। श्यूण मतलब सुई। तो एक सुई होगी और उससे मैंने इसको क्लैंप कर दिया। अब इस सुई पे ना पीछे से एक चेन बनी होती है और चेन को उत्तराखंड में बोलते हैं सांगल। संगल, गांव में आप भैंस बांधते किस में? संगल, सांगल बोलते हैं ना। तो इस पे एक चेन लगी होगी। अब इस पे चेन लगी है और चेन के बाद इस पे दूसरी सुई है, उसको मैंने यहाँ पिन अप कर दिया। फिर उस पे एक और चेन है और ऐसा बांध दिया, तो एक उसको बोलते हैं श्यूण सांगल। तो बोलते हैं कि श्यूण सांगल यहाँ पे लगा दिया तो अब कपड़ा पहन लिया ना मैंने, वही कपड़ा है। मतलब सिल नहीं सकते थे उस समय हम कपड़ों को। तो श्यूण सांगल एक आभूषण है जो कंधे पर धारण किया जाता है, ठीक है? कंधे पर इस आभूषण को धारण किया जाता है, ये आपको एक याद रखना है, ठीक है? श्यूण सांगल, इसे कंधे पर धारण किया जाता है। और एक आभूषण होता है तगड़ी, इसे करधनी भी कहते हैं। करधनी, ये कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है। कमर, एक लिख देना, तगड़ी या फिर करधनी। तगड़ी या करधनी जो है वो कमर पर धारण किया जाने वाला आभूषण है। एक लिख दो इत्रदान, अतरदान बोलते हैं, अतरदान।
अतरदान एक लिख देना। अतरदान एक और आभूषण है, उत्तराखंड में प्रयोग किए जाने वाले आभूषणों में एक आभूषण है, उसको बोलते हैं अतरदान। ठीक है, अतरदान ये भी आभूषण कहां का है? हाँ, ये भी कमर पर धारण किया जाने वाला प्रमुख आभूषण होता है। एक बार देख ही लो, आपने कल जो किए थे अब फटाफट से रिवाइज कर लोगे, कोई इसी में देख लेना ना। वाद्य यंत्रों में पहला वाद्य यंत्र ये ढोल दमो कर रखा है पहले से। ठीक है, ढोल दमो के अलावा ये ढोलकी लिखे हुए थे, आप नोट किए थे कल, ढोलकी, इसको याद रखना है। डोर, ये कैसे वाद्य यंत्र है? देखो ये वाला, यहां से हम ये जो वाद्य यंत्र कर रहे हैं ये चर्म वाद्य यंत्र है। चर्म वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े के बने होते हैं। देखो जहां आवाज की उत्पत्ति चमड़े से हो, तो देखो ये बने चमड़े से, तो चमड़े से बना है। तो ढोल दमो चर्म वाद्य यंत्र है। ढोलकी ये भी चर्म वाद्य यंत्र है। डोर ये भी चर्म वाद्य यंत्र है। इसके अलावा ये आपने किया था, देखो हुड़की, हुड़की भी चर्म वाद्य यंत्र है। हुड़की ये क्या है? दौर। ठीक है, ये भी चर्म वाद्य यंत्र है। इसके बाद आते हैं आपके घन वाद्य यंत्र। घन मतलब जिनको पीटते हैं, पीटते जो धातु के बने होते हैं। घन वाद्य यंत्रों में पहला वाद्य यंत्र है बीणाई, तो ये बीणाई है। इसको मंजीरा बोलते हैं। मंजीरा कल नहीं लिखे थे ना, हाँ, इसे बोलते हैं मंजीरा। ये देखा है सबने, आरती में इसको बजाते हैं, तो ये मंजीरा है। ये भी घन वाद्य यंत्र होता है। इसको क्या बोलते हैं? खंजड़ी। खंजड़ी भी घन वाद्य यंत्र है। और कांसे की थाली, ये देखो कांसे की थाली भी हमारा वाद्य यंत्र है, ये भी घन वाद्य यंत्र है। घन, बिनाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है घन वाद्य यंत्र। ये मंजीरा घन वाद्य यंत्र है। खंजड़ी ये भी घन वाद्य यंत्र है। एक झांझर होता है, झांझर ऐसा करके झम से मारते जिसको ना, उसको झांझर कहते हैं। छोटे छोटे होते छुड़मुड़ी, ये सब घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, घन वाद्य यंत्रों के बाद ये, इसका नाम क्या है? करताल। ये करताल है और ये भी घन वाद्य यंत्र होता है क्योंकि धातु का बना हुआ होता है। फिर करताल के बाद आपने किया सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे पहले रणसिंघा पहला सुशिर वाद्य यंत्र है। रणसिंघा के बाद आपके पास ये भंकोरा, दूसरा कौन सा? सुशिर। और तीसरा सुशिर वाद्य यंत्र है तुरही। तुरड़ी भी बोलते हैं उसको, तुरड़ी या तुरही। पिपरी, पिपरी भी बनाए का लोग, काट काट के बनाते पिपरी। इसके अलावा ये बोलो नागफनी, और इसका नाम मसकबीन। आप एक बार किताब में भी पढ़ेंगे ना, स्कॉटलैंड वालों का राजकीय वाद्य यंत्र होता है मसकबीन या फिर मस्कीबाजी इसको बोलते हैं। ये बांसुरी है। बांसुरी को हमारे राज्य में मुरुली बोलते हैं, मुरुली। और ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, अलगोजा। और क्या बोलते थे? रामसोर। इसे अलगोजा भी कहा जाता है, इसे रामसोर भी कहते हैं, और इसे युगल बांसुरी भी कहते हैं। ठीक है, वाद्य यंत्रों में इसके अलावा तो कोई वाद्य यंत्र ऐसा है नहीं जो छूटा हो। आभूषण एक ही बार में आप सारे निपटाओ। ये आप बताओ आज, ये शीश फूल है। ठीक है जी, शीश फूल के बाद ये बांदी है और ये बिंदी है। इसको बिंदी बोलते हैं, ऊपर वाले को बांदी कहते हैं। तो ये सब सर के आभूषण हो गए। ठीक है, फिर चलो ये तो कॉमन है, मांग टीका है ना, मांग टीका। चलो फिर उसके बाद नाक के आभूषण, नथ, बुलाक, और अगर सिंपल हो तो फुल्ली। ये देखो ये फुल्ली है, ये बुलाक है और ये नथ है। ठीक है, तो ये तो आपने कल कर दिए थे, ये नहीं आपने किया है कल। ये हाँ, ये जो गले में पहनी है ना माला, इसको क्या बोलते? देखो ये बॉडी जी ने गले में एक माला पहनी है, देख रहे हो माला, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हमेल। गले के आभूषण में लिखना हमेल, या इसे कहते हैं चवन्नी माला, या इसका एक और नाम होता है बलडंग। मुख्यतया भोटिया जनजाति की जो महिलाएं हैं वो इस आभूषण का खूब प्रयोग करती है। ये गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है। ठीक है, हमेल या चवन्नी माला या बलडंग, आपको नाम से समझ आ जाएगा। चवन्नी माला मतलब चवन्नी की माला। 25-25 पैसों की माला होती है, 25 पैसे की माला। अभी आप देखोगे फोटो में तो कई जगह पर ये यूज की गई होगी। 25-25 पैसों की माला जो है ना, भोटिया जनजाति में चलता है ये वाद्य यंत्र। ऐसा करके गले में पहन लेते हैं, वो वाद्य यंत्र नहीं, आभूषण, उसमें 25-25 पैसों की माला बनी होती है। तो इसको क्या नाम कहते हैं? इसको बोलते हैं हमेल। ये देखो ये हमेल है। ये क्या है जो गले में पहना है? ये गुलबंद है, इसे गलबंद कहते हैं। और ये गले में जो पहना है
ये मंगलसूत्र है जिसे चरियो कहते हैं। उत्तराखंड में मंगलसूत्र को क्या बोलते हैं? चरियो। कुमाऊं में रामनवमी कहते हैं। फिर देखो कान के आभूषणों में कुंडल, ये मुर्की, अगर कान के ऊपरी भाग में तो मुर्की, ये तुग्यल, कान में अगर इस प्रकार का आभूषण है तो उसे क्या बोलेंगे? तुग्यल। ठीक है। फिर आप आए ये कर्णफूल, इसे मछली कहते हैं। ये कर्णफूल है, ये मछली है। ठीक है। उसके बाद ये झुमका है, ये भी झुमका है। झुमका बड़ा हो जाए तो झुपझुपी, ये झुमका अगर बड़ा है तो झुपझुपी, अगर इससे भी बड़ा है तो उतरौली। कान का ये आभूषण पर बहुत बड़ा होता है, इसको उतरौली ये नाम दे देते हैं। फिर आप आगे चले गले के आभूषणों पर, बोलो तिलहरी या तिमणिया। या तो तिलहरी, तिलहरी कॉमन नाम है क्योंकि मुख्य रूप से गले में ये आभूषण नेपाल की महिलाओं के द्वारा ज्यादा धारण किया जाता है, परंतु इसका नाम हमारे राज्य में भी प्राचीन पारंपरिक आभूषण है। तिलहरी या फिर इसको बोलते हैं तिमणिया, गले का आभूषण है। फिर आप गए गुलबंद, ऑलरेडी कर दिया। ये देखो मैं इसकी बात कर रहा था, ये ज्यादा टारगेट बनेगा पेपर में आपका, है ना, क्योंकि पारंपरिक आभूषणों में ये आभूषण बहुत पूछा जाएगा। देखो ये गले पे पहनते हैं बड़ा वाला, और इसको बोलते हैं हंसुली। और ये दो छोटे जो है ये हाथ पे पहने जाते हैं, इनको बोलते हैं धगुली। ये धगुली है, ये हंसुली है। ये उत्तराखंड का मतलब बहुत कॉमन, बच्चों का सबसे प्रमुख आभूषण है हंसुली, गले वाला, हाथ का धगुली। ये चंद्रहार है, तो वो तो हार लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख लो यहाँ इनके गले में जो है ये चरियो है, और ये देखो ये गले में पहना ये है हंसुली, ये चूड़ी उड़ी सब बाकी तो आपको पता है। कान में देखो, कान में पहने जाने वाले इनके जो आभूषण, इनका कान का वो दिख रहा है आपको कुंडल, इसको तुग्यल कहते हैं। तुग्यल का दूसरा प्रकार देख लो, ट्रायंगल शेप में कान में जो आभूषण पहना है। और ये देखो इनके कान में ऊपर देखो कितने इन्होंने पहने हैं, ये सब के सब मुर्की है, मुर्की। अब आज के टाइम तो कास्टिंग है ना, अब अपने हिसाब से बनवा दोगे, भैया इसको थोड़ा छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, ये डिजाइन बनाओ। लेकिन पहले के मूल आभूषण आपको दिख रहे हैं, इनके कान के कुंडल बहुत बड़े बड़े कुंडल है, कान में ऊपर साइड से पहने गए। तो ये सब जो आभूषण होते हैं इनको मुर्की या मुरखली कहते हैं, मुरखली, ये कान के आभूषण होते हैं। फिर आपके पास ये बताओ पौछी, बाजूबंद या गोखले, गोखले या बाजूबंद। ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आओ, बताओ ड्वाक, इसे कहते हैं ड्वाक। ठीक है। ये हाथ में पहने जाने वाला एक प्रमुख आभूषण है। पैर के सारे आपके पास है, इसको क्या बोलते हैं? कंडवा, सुदमन, पैर का कड़ा, पुराने जमाने में इसको पहनते हैं। ये पायल है, पैजी, ये उंगलियों में पहने बिछुए, बिच्छू बोलते हैं, बिच्छू, पैजी, कंडवा, सिंपल है। ये जो पहने बिच्छू से थोड़े बड़े हैं तो क्या बोलेंगे? सॉरी, पायल से बड़े हैं तो लच्छा। ऐसी पायल हो तो इसको पैजी बोलते हैं, पायल बड़ी हो तो लच्छा कहते हैं, इतनी बड़ी पायल हो तो उसको झिमरा कहते हैं, झिमरा। ठीक है। पैजी, लच्छा, लच्छा से बड़ा झिमरा, ये बड़े अगर आभूषण हो जाए। ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास ये पौटा, पैर का एक और आभूषण है, इसे कहते हैं पौटा। ठीक है। तो अगर इतने पॉइंट आपके पास हो गए, और कोई आभूषण? चरियो, चरियो, चरियो। और हाथ में क्या पहना इन्होंने? इसको पौछी बोलते हैं। ये देखो ये हाथ में पहना ना, इसको पौछी बोलते हैं। गले में जो आभूषण पहना हुआ है इसे चरियो यानी मंगलसूत्र को चरियो बोलते हैं। और गले में ये गुलबंद इनके द्वारा पहना गया है। चलो ठीक है, वापिस आओ। इनके अलावा अब आप लिखो, टॉपिक डालो एक, इनके अतिरिक्त जो आभूषण हमारे राज्य के अंदर प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए एक लिस्ट बनाओ। राज्य के अन्य प्रमुख आभूषण, राज्य के अन्य प्रमुख आभूषण, इसके अतिरिक्त। ठीक है। राज्य के अन्य प्रमुख आभूषण। देखो अब जो आभूषण हम लिख रहे हैं ना, इनका फोटो मुझे कहीं नहीं मिला, तो ये थोड़ा दिक्कत है। अब आपको ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। आज के समय ये आभूषण लगभग गायब हो चुके हैं, और खासकर इनमें से अधिकांश आभूषण वे हैं जो जनजातियों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। तो चांसेस है कि यहां से भी प्रश्न बन जाए। सबसे पहले देखो पंचमणि, पहला आभूषण लिखना, इनको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिख लो क्योंकि प्रश्न यहां से भी बना सकते हैं। पंचमणि, पहला आभूषण लिखना। पंचमणि किसे कहते हैं? पंचमणि, तो आप लिखो 5 लड़ियों वाला स्वर्णहार, 5 लड़ियों वाला स्वर्णहार। ठीक है। 5 लड़ियों वाला स्वर्णहार कहां का आभूषण हो गया? गले का। तो गले का एक आभूषण है, इसका नाम है पंचमणि या पंचमणि भी बोल सकते हो। एक गले में धारण किया जाने वाला पहला आभूषण। दूसरा लिखो त्याड़,
त्याड़, पंचमणि 5 लड़ियों वाला सोने का हार, उसे पंचमणि कहते हैं। दूसरा लिखना त्याड़, त्याड़ में लिखो पिथौरागढ़ में सौका जनजाति के द्वारा गले में धारण किया जाने वाला आभूषण। पिथौरागढ़ में सौका जनजाति के द्वारा गले में धारण किया जाने वाला आभूषण। पंचमणि गले का आभूषण, एक आपके पास आया पंचमणि। दूसरा त्याड़, सौका जनजाति के गले के आभूषणों में तीसरा आभूषण होता है, उसको बोलते हैं सुतवा। सुतवा लगभग वैसा ही होगा जैसे आपके पास हंसुली होती है, लगभग वैसे, ठीक। तो गले का एक और आभूषण, उसका नाम लिखो सुतवा। सुतवा गले का एक और आभूषण है, ठीक है, सुतवा। चलो फिर मैं यहां से पढ़ रहा हूं, आप बताओ इनमें से कौन कौन से हमने कर दिए। धगुला ऑलरेडी हो गया है। मुंदड़ी, मुंदड़ी, मुंदड़ी जानते हैं? नहीं जानते तो लिख लो। मुंदड़ी मतलब या तो ऐसा लिखा हुआ होगा या फिर ऐसा लिखा होगा। हाँ बताओ, आभूषण कहाँ का? ये कान का आभूषण। मुंदड़ी या मुंदड़ा, देखो मुंदड़ी मतलब होता है अंगूठी। हाँ, मुंदड़ी का मतलब जो है ये अंगूठी होता है, ठीक है। मुंदड़ी अंगूठी को कहा जाता है और कान में पहने जाने वाले आभूषण को मुंदड़ा कहते हैं। मुंदड़ा, मुंदड़ा ये कान का आभूषण है, मुंदड़ी जो है वो अंगूठी को हमारे राज्य में कहते हैं, ठीक है। चलो मुंदड़ी अंगूठी को, कान मत लगा देना उसका, कान के लिए स्पेशली मुंदड़ा लिखा हो तो करना, अदरवाइज मुंदड़ी मुंदड़ा ऐसा लिखा हो तो अंगूठी को कहते हैं मुंदड़ी, ठीक है। कान मत उसका लगा देना। पैजी तो आपको कर दिया है, चूड़ी सबको पता है। चलो अतरदान कर दिया है ना, श्यूण सांगल कर दिया है। चलो जी, छाड़ एक लिख दो। छाड़ पैर का आभूषण है, सौका जनजाति के अंदर पैरों में धारण किया जाने वाला एक आभूषण, उसका नाम है छाड़। छाड़ पैरों का एक प्रमुख आभूषण है, छाड़। पैर का एक और आभूषण है पुलिया, जिसको बिछुआ कहते हैं ना, हाँ उसी को पुलिया भी कहते हैं। पुलिया और छाड़ दोनों पैर के आभूषण है। पुलिया 1, छाड़ 2, ठीक है। पुलिया तथा छाड़, चलो पुलिया तथा छाड़, ठीक। तो चलो छोटा है टॉपिक, इसमें मतलब अगर कभी प्रश्न आ जाए आपके पास, ये थोड़ा सा दिक्कत करेंगे। पंचमणि, त्याड़, मुंदड़ी, मुंदड़ी बहुत कंफ्यूज ना करें, अंगूठी, ये दोनों पैर के आभूषण है, ठीक है। एक पुलिया है और दूसरे को नाम क्या दिया है? हाँ, छाड़। चलो फिर अब आपके पास आर्ट एंड कल्चर के अंदर जनजाति, जनजाति के बाद सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक प्रथाओं के बाद आपने आभूषण और वाद्य यंत्र, 2 ये लेक्चर किए, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ो और अब अगले प्रकार की कला पर चलो। इसको हम नाम देते हैं नाट्य कला तथा फिल्म। एक और कला है जिसको कहते हैं नाट्य कला तथा फिल्में। सरल भाषा में इस पूरे टॉपिक को मैं एक नाम लिख सकता हूं, इसे मैं कह सकता हूं रंगमंच। रंगमंच, रंगमंच का अर्थ क्या होता है? तो किसी मंच पर अपनी कला को प्रदर्शित करना, तब उसे नाम दिया जाता है रंगमंच। नाट्य कला तथा फिल्में, नाट्य कला तथा फिल्मों में इसी को रंगमंच नाम दिया जाता है। अच्छे प्रश्न बनते हैं। नाट्य कला कठिन टॉपिक है, फिल्में आसान टॉपिक है। रंगमंच के विकास में जब हम नाटकों के बारे में पढ़ते हैं तो वो टॉपिक खासकर जो बच्चे एकदम नए होते हैं तैयारी में, उनके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि आप नाटक का नाम पहली बार सुनते हैं, नाटककार का नाम भी पहली बार सुनते हैं, ईयर भी याद रखना पड़ता है, नाटकों की थोड़ा बहुत ही विषय वस्तु पता रहे तो उसको भी याद रखना पड़ता है, और फिर पेपर में प्रश्न आता है तो थोड़ा कठिन होता है अपेक्षाकृत नाट्य कला। पर आप पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझो कि हमारे राज्य में रंगमंच का विकास किस प्रकार से हुआ। रंगमंच का मतलब क्या है? रंगमंच जो है ना वो बिल्कुल टॉप लेवल तक जा रहा है, बिल्कुल ग्राउंड से। कैसे? कि आपके ग्रामीण समाज में, क्या तुम्हारे गांव में रामलीला का आयोजन होता है? या अगर आपके गांव में नहीं होता होगा तो अभी तो नहीं, अब कोई रामलीला नहीं करते, लेकिन पता है ना आपको ग्रामीण समाजों में रामलीला का आयोजन किया जाता है। तो वो जो रामलीला है ना वो एक प्रकार का रंगमंच है,
उसमें क्या किया जाता है, तो आपके गांव में जैसे लोग रह रहे हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, तो वो लोग उस समय कैरेक्टर प्ले करते हैं। और आप जैसे अपने गांव में रामलीला देखने गए, तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका गांव में खूब चर्चा हो, वाह यार क्या पाठ खेलता है ना, भाजी रावण का पाठ खेलता, तो ये भाई क्या एक्टिंग करता है। तो वो एक हिसाब से एक्टिंग ही तो कर रहा है ना। तो एक्टिंग करने के लिए व्यक्ति के अंदर कला होनी चाहिए, हर आदमी थोड़ी एक्टिंग कर पाएगा। तो ये रंगमंच का हम विकास पढ़ते हैं। कैसे होता है रंगमंचों का विकास, कि सबसे पहले किसी व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हुए। कोई आदमी है, उसके मन में कुछ भाव उत्पन्न हुए, कोई भी भाव है उसके मन में। अब वह व्यक्ति अपने मन के भावों को लिख करके व्यक्त करना चाहता है, तो उस व्यक्ति के पास देखो कितने रास्ते हैं। पहला रास्ता कि वो व्यक्ति अपने मन के भावों को व्यक्त करने का पहला माध्यम क्या होगा, कहानी। आपके मन में भाव उत्पन्न हुए, आप उसको लिखना चाहते हैं, तो कितने तरीके हैं। पहला तरीका कि आपने कहानी के रूप में लिख दिया। और क्या हो सकता है, कविता। मन के भावों को व्यक्त करने का साहित्य का दूसरा माध्यम क्या है, आप कविता के रूप में उसे व्यक्त कर सकते हो। कौन कठिन है, कविता या कहानी। कविता थोड़ा कठिन है क्योंकि वो पद्यात्मक है। मन के भावों को व्यक्त करने का एक और तरीका है, उस व्यक्ति ने उसे उपन्यास ये रूप दे दिया, या आगे आप पढ़ते एकाकी लिख दिया, निबंध लिख दिया, कुछ भी काव्य रचना की जा सकती है। अब समस्या ये है कि ये जो किसी व्यक्ति ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया है ना, इन काव्य रचनाओं का मंचन करना कठिन है। जैसे कोई कहानी है, मैंने एक कहानी लिखी, आपके सामने कहानी प्रस्तुत कर दी। अब एक कहानी लिखी हुई है, एक लड़का था, उसका नाम राम था, वो चमोली गढ़वाल का रहने वाला था। एक दिन यहाँ देहरादून आया कोचिंग करने के लिए, फिर उसने कोचिंग किया तो उसकी नौकरी लग गई। अब इसका मंचन कर यहाँ पे, मतलब मैंने इसको बोला एक्टिंग कर इस कहानी की। अच्छा कैसे करनी इसकी, एक लड़का था, क्या करेगा इसमें, उसका नाम राम था, कैसे करना, कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो अगर कहानी लिखी गई है तो उसका मंचन कैसे करें, तो मंचन करने के लिए इसी कहानी को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा और इस कहानी को एक नाटक का रूप देना पड़ेगा। कैसे, कि एक आप ऐसा किताब लिखोगे जिस किताब में आप बाई सीन चीजों को शुरू करोगे। जैसे आपने पढ़ी है रामायण, वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी, या फिर तुलसीदास ने बाद में रामचरितमानस लिखा, तो उसमें पूरी कहानी लिखी हुई है ना। राजा दशरथ की 4 रानियां थी और उनके 4 नहीं 3 थी, हाँ 3 थी रानियां, तो क्या फर्क पड़ रहा है ना। और उनके 4 पुत्र हुए और ऐसा तो राम हुआ, लक्ष्मण, सीता। तो ये है रामायण या रामचरितमानस। अब इसको वर्तमान समय में जो इतिहासकार हैं, जो साहित्यकार हैं, उन्होंने नाटक का रूप दिया। तो कैसे दिया नाटक का रूप, तो अगर आप रामलीला जो होती है ना गांव में, सबसे बेस्ट है रंगमंच को समझने के लिए रामलीला। तो उसको देखोगे तो अगर आप कभी रामलीला की बुक लाओ, कभी देखिए गांव में जैसे रामलीला होती है, तो उसमें जैसे बुक है ना, तो पहला पेज तो वहां पर लिखा होता है सबसे ऊपर ऐसा दृश्य 1, ऐसा लिखा है दृश्य 1, रावण विभीषण दूसरा एक और भी था उनका, कुंभकर्ण तपस्या कर रहे हैं। अब नीचे से लिखा हुआ है शिव का प्रकट होना, अतः ऐसा लिख दिया शिव कुछ बोलेगा, रावण ये तक ऐसा ऐसा बोलेगा, इसके बाद अगला ये ऐसा बोलेगा, अब ऐसा ऐसा पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। इसको नाटक कहते हैं। है तो स्टोरी, कहानी से ही तो निकला है नाटक। अब क्या होता है कि आपको गांव में रामलीला का आयोजन करना, पर्दा लगा, अब पहला सीन आप तैयार करें ना, चल भाई रावण बना दिए, बैठ और ओम शिवाय नमः शिवाय ऐसा करेंगे ना, और फिर टक 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 खुला पर्दा, चलो भाई, और एक साइड में रहता है बैठा हुआ मेन आदमी ना, उसके बाद किताब रहती, प्रोज मास्टर बोलते उसको, वही तो पूरा का पूरा कंडक्ट करवाएगा। और फिर बोले भेज रहे शिव जी को भेज, टक 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 शिव जी आया, तब वो यहाँ पीछे से बोलेगा, यहाँ से किनारे से, जैसे शिव है तो यहाँ से शिव जी ने बोला बताओ क्या वो चाहिए, वरदान चाहिए, अतः वो जो सामने ऐसा होता है ना, क्योंकि हमारे राज्य में जो रंगमंच है ना शुरुआती दौर में है, स्टार्टिंग फेज में, अतः यहाँ से जैसे कौन है भाई, रावण है, तो रावण वहां से सुन रहा, वो वहां से बोलते रहे हे प्रभु, अतः हे प्रभु मेरे को ये वरदान दो, मेरे को ये, ऐसा चलता है ना। तो ये रंगमंच का शुरुआती दौर है, वहीं से तो कला विकसित होती है किसी भी व्यक्ति के पास। कोई भी व्यक्ति अगर कल के दिन देखो, रामलीला के मंच से हमारे बहुत सारे कलाकार हैं जो आज नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हीरो बन गए। हीरो इसका लास्ट रूप क्या है, अंत में कहां जाएगा ये, पहले आपने रामलीला में मंचन किया, वहां से आपने थोड़ा बड़े नाटकों में मंचन किया, बड़े नाटकों से तुमने नेशनल लेवल की जो नाट्य संस्था है वहां पर आपने मंचन किया, वहां से तुम गढ़वाली पिक्चर के हीरो बने। गढ़वाली पिक्चर से एक हीरो है हमारा संजय सिलोड़ी,
जानते तुम, बबली मोबाइल तेरो गीत वाला, और अभी पंजाबी फिल्मों में बढ़िया डांस कर देता है वो, अभी पंजाबी का एक्टर बन गया, तो हो सकता है कल के दिन बॉलीवुड में भी आ जाए। तो ये रंगमंच है, ये कैसे विकसित होता है, तो इसका मैं एक ग्राफ बना देता हूं, ये आप समझो। सबसे पहले किसी व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हुए, उसने काव्य रचना करी। काव्य रचना में कहानियों से रचना होती है नाटक की। एक आदमी ने कहानी को चेंज करके नाटक लिख दिया। नाटक को जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसे बोलते हैं रंगमंच, और रंगमंचों का विस्तृत रूप क्या होता है, फिल्में। तो इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमारे राज्य के प्रमुख नाटकों के बारे में, नाटकों के बाद हम पढ़ेंगे हमारे राज्य के रंगमंचों के बारे में, और रंगमंच के बाद हम पढ़ेंगे हमारे राज्य की प्रमुख फिल्मों के बारे में। तो छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं, आसान टॉपिक होता है। सबसे कठिन है नाटक, सबसे आसान है फिल्में। फिल्में तो ऐसे चक्रचाल पिक्चर, अब खत्म, घर जवाई, अब बस हो गया, तो डायरेक्टर ही पढ़ना है उसमें। लेकिन कठिन टॉपिक क्या है, नाटक। तो आप लिखो सबसे पहले टॉपिक, उत्तराखंड में नाट्य कला का विकास। उत्तराखंड राज्य में नाट्य कला का विकास, नाटकों का विकास हमारे राज्य में कब हुआ, कैसे हुआ, उसको आप समझो सबसे पहले। चलो, उत्तराखंड में नाट्य कला का विकास। उत्तराखंड में नाट्य कला का विकास। जब नाटकों की बात होती है तो जिस आदमी का नाम हमारे राज्य में सबसे पहले लिया जाता है उसका नाम है भवानी दत्त थपलियाल। इस आदमी का नाम आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि भवानी दत्त थपलियाल जो है ये हमारे राज्य के पहले नाटककार हैं, लोक भाषा के पहले नाटककार। हम आज के लेक्चर में उन नाटकों के बारे में पढ़ रहे हैं जो लोक भाषा से संबंधित है, यानी गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, तो लोक भाषा के पहले नाटककार भवानी दत्त थपलियाल है, सबसे पहला व्यक्ति उत्तराखंड का जिसने उत्तराखंड में नाट्य रचना करी। तो उत्तराखंड के पहले नाटककार का नाम है भवानी दत्त थपलियाल। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तराखंड में गढ़वाली भाषा में नाटकों की रचना करी। भवानी दत्त थपलियाल के द्वारा सबसे पहले 1911 ईस्वी के अंदर एक नाटक लिखा गया जिसका नाम था जय विजय। पहले नाटककार कौन है? भवानी दत्त थपलियाल। इन्होंने 1911 में पहला नाटक लिखा, इस नाटक का नाम था जय विजय। जय विजय जो है वो गढ़वाली भाषा का पहला नाटक है, गढ़वाली भाषा का पहला नाटक। गढ़वाली भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? जय विजय। 1911 में जय विजय नाम के नाटक की रचना हुई। इस नाटक के रचनाकार थे भवानी दत्त थपलियाल। फिर 1913 में भवानी दत्त थपलियाल ने एक और नाटक लिखा और उनके इस नाटक का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद, ये दोनों गढ़वाली भाषा के नाटक है। ठीक है, उत्तराखंड में पहले नाटककार, सबसे पहला नाटककार भवानी दत्त थपलियाल, और राज्य का पहला नाटक पूछा जाए या गढ़वाली भाषा का पहला नाटक पूछा जाए तो जय विजय। इसके बाद 1913 में एक नाटक की रचना हुई जिसे कहते हैं प्रहलाद। इसके बाद हमारे राज्य में रंगमंच विकसित हुआ। पहले नाटक लिखे गए, फिर इन्हीं नाटकों का मंचन हुआ। इन्हीं नाटक, जैसे रामलीला भी एक प्रकार का नाटक है ना, तो इसके बाद उसको ऐसा मंच पे आपने मंचित कर दिया, तो रंगमंच विकसित हुआ। रंगमंच का विकसित रूप फिर बाद में हम देखते हैं पारेश्वर गौड़ फिल्मों में उसको लेकर के आ गए। तो उत्तराखंड का पहला जो नाटककार है उसका नाम है भवानी दत्त थपलियाल। अब यहां पर 2 मिनट के लिए समझ लो, फिर तो फैक्ट बहुत सारे आएंगे। फेज समझते हैं, फेज। फेज मतलब चरण, नाट्य कला के चरण, कैसे कैसे नाटकों का विकास हुआ। सबसे पहले नाट्य कला के चरणों में पहला चरण, पहला खंड जो है वह स्वतंत्रता से पूर्व का है, आजादी से पहले के नाटक। आजादी से पहले जो भी नाटक लिखे गए उनमें से अधिकांश नाटकों की विषय वस्तु या तो सिर्फ मनोरंजन थी या फिर स्वतंत्रता संग्राम। उस समय नाटक जो भी लिखे जाएंगे उनका भाव क्या होगा? आजादी। हर नाटक में आप ये दिखाने की कोशिश करोगे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, या सामाजिक समस्याएं जो कुछ भी है उनके निराकरण के लिए उस समय नाटक लिखे जाते थे। ये फर्स्ट फेज है, जब नाटक बहुत सिंपल होते थे। आप फेज पकड़ लेंगे ना, बिना कुछ करे हुए आप ना किसी भी दौर के नाटकों का या फिल्मों का पूरा स्टोरी जानते हैं बिना कुछ करे हुए। जैसे पिक्चर 1950-60 की हो, आप सोचो 1950 और 1960 में जब पिक्चरें बनी, पिक्चर भी तो एक प्रकार का नाटक है। तो हमें पता है 1950 और 60 में कैसी पिक्चरें बनती थी। जय मां संतोषी माता, पिक्चर का नाम जय मां संतोषी माता। मतलब कौन है हीरो? संतोषी माता है हीरो। हरीश चंद्र, हीरो कौन है? हरीश चंद्र है, खत्म।
ऐसे बनाते थे पिक्चर। तो शुरुआती दौर में जो ऑलरेडी हीरो है उन्हीं को नायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। ये फर्स्ट फेज था। फिर दौर बदलेगा, कभी ना कभी तो दौर बदला। फिर 70 से 80 का दशक आया और 70 से 80 के दशक में जिन फिल्मों की रचना हुई, जिन नाटकों की रचना हुई, आप मतलब यहां बैठ के उनकी पूरी कहानी बता सकते हो। 70 से 80 की फिल्म है तो पक्का है फिल्म में एक हीरो होगा, एक नायक, एक हीरो एक हीरोइन, पक्का है। 70 से 80 वाली फिल्मों में हीरोइन का पापा लड़का और लड़की की शादी के लिए नहीं मानेगा, पक्का है, मतलब पक्का है, वो तो लिखित बात है। 90% पिक्चरों में हीरोइन का पापा ही डॉन होगा, एक हिसाब से गुंडा होगा। 70 से 80 की पिक्चरों में हीरो और हीरोइन जब हीरो और गुंडा जब लड़ेंगे तो हीरो पहले मार खाएगा, पक्का है। हमको लगेगा कि मरने वाला है, कई बार पिक्चरों में मर भी चुका होगा वो, लेकिन वो फिर जीवित होगा और फिर वो बाद में गुंडा को मारेगा। लेकिन पक्का है कि गुंडा मरेगा भाई, इतना तो पक्का है ना। अगर पिक्चर में 2 हीरो 1 हीरोइन है तो 1 हीरो का मरना जरूरी है, पक्का 1 हीरो ने मरना है। और पक्का है कि दोनों नायक एक ही नायिका से प्रेम करते होंगे, ये भी पक्का है। तो विषय वस्तु क्लियर है कैसे चल रहा है कहानी। फिर दौर बदला 90 से 2000 के दशक में अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर में साइकिल के पीछे रहता था छुपा हुआ ना, तब भी गोली नहीं लगती, वो मीम भी बनाते उसके कि साइकिल के पीछे, क्यों, हीरो हूं भाई मैं। विषय वस्तु में परिवर्तन होगा। 2000 ईस्वी के बाद मनोरंजन कॉमेडी वाली फिल्में। आज देखो फिल्में जिस स्तर पर आ गई है उस स्तर पर पता ही नहीं, मतलब आज विषय वस्तु देख रहे हैं, मतलब इस समय हम उस फेज में है जब किसी फिल्म को समाज का दिल जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा भाई। एंटरटेनमेंट के तौर पर तो कोई भी फिल्म चल जाएगी, कोई सी भी, पर अगर अवार्ड चाहिए तो आज की विषय वस्तु क्या है। आज फिल्में बन रही है थर्ड जेंडर के ऊपर, थर्ड जेंडर, क्योंकि वो समाज की एक प्रॉब्लम है जिस तरफ लोग देख नहीं रहे। तो जैसे जैसे समाज में बदलाव होगा वैसे वैसे नाटकों के रूप में भी बदलाव होगा। सेम दैट हमारे राज्य में शुरू में जो नाटक लिखे जाते थे ना, उनकी विषय वस्तु या तो आजादी थी या फिर सिर्फ मनोरंजन। जैसे ये नाटक लिखे गए तो क्या हुआ, पहला नाटक जय विजय, 2 कैरेक्टर है इसमें, एक जय और एक विजय, खत्म, इन्हीं की कहानी है। ये लिखा 1913 में। नाटक का नाम है प्रहलाद, मतलब प्रहलाद का नाटक, पता है आपको पहले से ही प्रहलाद के साथ क्या क्या हुआ, बस उसी को लिख दिया। तो ये फर्स्ट फेज के नाटक है। आजादी से पहले के नाटककारों में एक नाम और चलता है, भगवती प्रसाद पांथरी। भगवती प्रसाद पांथरी ये एक और नाटककार है। पहला नाटककार तो ये है भवानी दत्त थपलियाल। भवानी दत्त थपलियाल के बाद दूसरे जो नाटककार हैं हमारे राज्य के, इनका नाम है भगवती प्रसाद पांथरी। ठीक, भगवती प्रसाद पांथरी ने अंग्रेजों के शासनकाल के समय अधःपतन और भूतों की खो नाम के नाटकों की रचना करी। अधःपतन और भूतों की खो, देखो भाई चैप्टर थोड़ा तो कठिन है, ये तो आप याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा ये चैप्टर कठिन है क्योंकि सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अधःपतन और भूतों की खो, अधःपतन तथा भूतों की खो नाम के नाटकों के रचनाकार कौन है, तो भगवती प्रसाद पांथरी है। भगवती प्रसाद पांथरी अधःपतन और भूतों की खो नाम के नाटकों के रचनाकार है। चलो, देहरादून में रामलीला होती है, तुम रहते होंगे या होती है देहरादून में? अच्छा, मतलब हाँ, शिव मंदिर में होती है, जैसे भाई ने कहा। परेड ग्राउंड में होती है? नहीं होती परेड ग्राउंड में। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी संस्था है ही नहीं। अल्मोड़ा में रामलीला होती है, पौड़ी में रामलीला होती है, अरे भयंकर होती है भाई। क्यों? क्योंकि पौड़ी में एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक रामलीला कमेटी बनी हुई है जो रामलीला करवाएगी। तो यानी रामलीला बोलने का मतलब मेरा क्या है, नाटक। तो अगर कोई नाटक की रचना हो गई, कोई नाटक आपने लिख दिया, तो नाटकों की रचना के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि नाट्य संस्थाएं, हमारे राज्य के अंदर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स बने होने चाहिए जो नाटकों के आधार पर रामलीला, कृष्णलीला, पांडव लीला इनका आयोजन करवाए। अब हमारे राज्य में क्या हुआ कि भाई साहब नाटक तो खूब सारे लिखे गए, लेकिन नाटक लिखने के बाद अपने स्तर पर हमने रंगमंच को विकसित किया। 2 तरीके हैं, एक कि हमारे पास कोरियोग्राफर है जो हमें सिखा रहा है। जैसे आप देखोगे ना यूट्यूब में जाना, और वहां पर पौड़ी जिले में बड़ी फेमस, पौड़ी और अल्मोड़ा की रामलीला बड़ी प्रसिद्ध है। अब पौड़ी और अल्मोड़ा में जब रामलीला होती है ना, तो एक आदमी है कैरेक्टर राम बना हुआ है, और फिर माइक लगा है भाई के पास, सामने दर्शक बैठे हुए, और फिर वो राम जो है ना चौपाई अपनी खेल रहा है,
और उस सामने लक्ष्मण है, बात कर लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण ऐसा करता ऐसा ऐसा, लक्ष्मण उसका जवाब दे रहा है। ये है पौड़ी की रामलीला। या देहरादून में हो या दिल्ली में रामलीला होती है, तो ये जो कैरेक्टर होते हैं ना, ये पूरा दिन भर अपने रात के डायलॉग याद करेंगे भाई, पूरे के पूरे डायलॉग याद करने पड़ेंगे। और रंगमंच का छोटा रूप जो हमारे राज्य में विकसित हुआ, ग्रामीण वाला, जैसे गांव में होती है, तो अतः हमारे गांव में होती रामलीला, से राम लक्ष्मण बना दिया, एक पीछे बैठा रहता है प्रोज मास्टर। तो ये जो लड़का बोलता है ना, सबके पास थोड़ी होती माइक, माइक यहाँ पे रहता है, तब वो वहां से बोलता है राक्षस नंबर 1, तब आता हूँ वहां पे, ऐसा आना पड़ता है, बोलो महाराज ऐसा हो गया, महाराज अभी क्या, ऐसा भी करता भी होता ना ऐसा। इससे ज्यादा आवाज इसकी आ रही होती है। छोटा रूप है रंगमंच का, बिल्कुल प्रारंभिक रूप। तो हमारे राज्य में शुरू में नाट्य संस्थाएं नहीं थी, इसलिए हमने अपने हिसाब से नाटक रचने शुरू किए। उस पर समाज का बड़ा प्रभाव पड़ा। समाज पितृसत्तात्मक है उत्तराखंड में, इसलिए रंगमंचों पर भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था अभी भी देखने को मिलती है। गांव में तुम्हारे राम बनता है लड़का, लक्ष्मण बनता है लड़का, और सीता भी बनता है लड़की को बनाते ना। लड़कियों को रंगमंच में प्रवेश नहीं दिया क्या, क्योंकि कोई नाट्य संस्था नहीं थी। तो नाट्य संस्था के ना होने की वजह से जैसा समाज, और उसे लड़का कोई बना दिया उधर। और मेरे को शौक था ना स्कूल में, उसमें गांव में भयंकर, में गर्मी की छुट्टी में चले जाता। अब गांव गया मैं लगा रहा उनके पीछे, 5वीं छठी में पढ़ता था, भैया मेरे को भी बना दो, कुछ ना कुछ बना दो। वहां एक अलग ही, मतलब तुम्हारी तैयारी में तो क्या है, एक स्ट्रगल खतरनाक। रामलीला में बनाते ही नहीं भाई, तो हमारा काम था पर्दा खोलना किनारे पे, उसी में खुश है भाई। 2 बज गए रात के बस पर्दा खोलने में, उसमें भी कंपटीशन है ना, उसमें भी गांव के लड़के लड़ रहे, मैं खोलूंगा। पहले उसमें जीतना पड़ता। फिर वो पता नहीं कैसे खुश हुए, एक बार उन्होंने मुझे कहा तुझे रामलीला में रोल देंगे। तो पहली बार रामलीला में मेरे को पेड़ का रोल दिया उन्होंने, पेड़ है बड़ा ऐसा रहना था ना, मेरे ऊपर चुन्नी डाल रखी थी उन्होंने। तो स्ट्रगल है भाई, पहले साल बस वही रोल मिला। अशोक वाटिका में सीता बैठी है और पेड़ के नीचे, तो ऐसा बना मैं पेड़, तो मेरे ऊपर तो कपड़ा कुपड़ा डाल दे, खुश रहा मैं, इसी से खुश रहा। अगले साल प्रमोशन हुआ तो राक्षस का रोल मिला, ऐसा बना राक्षस। धीरे धीरे करके होता है प्रमोशन। उन्होंने कहा राक्षस बन। राक्षस में एक नुकसान था, राक्षस वाली टीम पिटती है, वो मारता, हनुमान मारता है उनको। तो मैं बोला यार भाई जी यार बांदर बना दो उस टीम में, राम वाली सेना। तो धीरे धीरे होता है स्ट्रगल, और ऐसा चल चल के फिर मैं 11th क्लास में गया। तो एक बार उन्होंने कहा राम बनेगा तो, ये बेटा हीरो, मेन हीरो कौन तो राम ना। और जिस दिन मैं अपने गांव पहुंचा, नानी के गांव अपने, उन्होंने मुझे राम का रोल दे दिया। तो मेकअप वेकअप करते हैं पूरा का पूरा। और जिस दिन मैं पहली बार राम बना, उस दिन उन्होंने कहा आज ही है मतलब राम का विवाह, शादी। और फिर उधर से बारात लेकर के जाते हैं राम की, मतलब मंचन करते हैं ना पूरे गांव में। और राम की बारात जा रही है, कहां जा रही है, सीता के घर। और सीता, मेरा एक बचपन का दोस्त था अरविंद, है ना, वो सीता बना हुआ था। अच्छा, उसका फेस कट ना बिल्कुल लड़की जैसा। वो जब सज धज के बैठा हुआ था, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं बोला ये लड़की है कौन, मैं देखा नहीं इसको। फिर वो पूरा शादी करते हैं, ऐसा जयमाला डालो, मतलब आप मंचन कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, ऐसा जयमाला जुमाला डालो। और ऐसा लास्ट में राम और सीता को बैठा दिया, इधर अरविंद बैठा, इधर मैं जाके बैठ गया, और ऐसा दोनों आपस में बैठ गए। मैं इससे बात ही नहीं कर रहा, और मुझे बड़ी घबराहट हुई। मैं बोले ये लड़की है कौन भाई ना। तो उसने साइड में बैठ, अच्छा थोड़ी देर में पूरा मंचन करते हैं, पूरा नाटक है ये, रंगमंच पूरा। फिर राम सीता को बैठा दिया, गांव वाले आ रहे हैं, वो गांव वाले 10 रुपए 20 रुपए पैर में रख रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ लड़के चाय और वो लेके आ गए, नमकीन, तो उन्होंने रख दिया चाय यहाँ पे, नमकीन यहाँ पे। तो ये बगल में जो बैठा हुआ कैरेक्टर था अरविंद, तब इसने कहा ओई, ऐसा अजीब लगा मुझे। मैं ये समझ रहा था कि लड़की है कोई, उसको मुंह से जब आवाज ओई करा उसने। मैं बोला तू कौन है, तो उसने कहा वो मैं हूँ, बोला अरविंद, बिंदु बोलते थे उसको गाँव में। उसने कहा मैं हूँ बिंदु। अबे मैंने कहा यार तो लड़की लग रहा पूरा। तो पता चला कि अच्छा यहाँ पर तो जो रंगमंच है उसमें पितृसत्तात्मक समाज का ही प्रभाव देखने को मिल रहा है। लड़कियों को अभी आपने देखा होगा, अभी हमारे राज्य में पिछले 2-3 साल से ना सिर्फ लड़कियों के नाटक करवाए जा रहे हैं, महिलाओं की रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है। तो रंगमंच पर समाज का बड़ा प्रभाव देखने को मिला। समस्या किस चीज में आई कि सर हमारे पास नाट्य संस्थाएं नहीं थी। नाट्य संस्थाएं मतलब जो नाटकों का आयोजन करवाई। सबसे पहले 1917 ईस्वी के अंदर, 1917 तक कोई नाट्य संस्था नहीं थी उत्तराखंड में। 1917 ईस्वी के अंदर टिहरी जिला, जो टिहरी है ना, पहले वहां राजा रहता था टिहरी में। तो टिहरी का एक राजा हुआ, उसका नाम था नरेंद्र शाह। और टिहरी का राजा नरेंद्र शाह जो है वो 18 साल का नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि जब तक ये 18 का ना हो जाए इसको राजा मत बनाओ।
तो टिहरी का शासन एक अंग्रेज अधिकारी को दिया गया, उसका नाम था सेमियर। सेमियर एक अंग्रेज था जो टिहरी का, बाद में हिस्ट्री में पढ़ना इसको, तो सेमियर नाम का अंग्रेज टिहरी का प्रशासन संभालता था। तो उस सेमियर ने सबसे पहले हमारे राज्य के लोगों को कहा कि यार नाटक होने चाहिए, आप कोई नाट्य संस्था बनाओ जो कम से कम एक हफ्ते में एक दिन तो नाटक आयोजित करवाए। तो तब सबसे पहली बार 1917 में सेमियर के द्वारा या सेमियर के नाम से पहली नाट्य संस्था बनी। इसका नाम था सेमियर नाट्य क्लब। इनको याद रखना, पेपर में आते हैं, सेमियर नाट्य क्लब। ये पहली नाट्य संस्था है हमारे राज्य की। 1917 ईस्वी के अंदर सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना हुई। कहां पर? तो कहां का आंसर है? टिहरी। अब किसने करी? तो आंसर है भवानी दत्त उनियाल। भवानी दत्त उनियाल जो टिहरी के राजा का वजीर था, नरेंद्र शाह का पहला वजीर था भवानी दत्त उनियाल। 1917 में उत्तराखंड में पहली नाट्य संस्था स्थापित करी गई। पहला क्लब, पहला वो संगठन जो नाटकों को करवाता था। तो उत्तराखंड की पहली नाट्य संस्था सेमियर नाट्य क्लब। याद रख लोगे, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना कब हुई और किसने करी? तो आपका आंसर होगा 1917 में सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना टिहरी जिले के अंदर यानी टिहरी रियासत में किसके द्वारा करी गई? भवानी दत्त उनियाल के द्वारा। भवानी दत्त उनियाल ने 1917 में सेमियर नाट्य क्लब स्थापित किया। ठीक, अब सेमियर नाट्य क्लब कहां पर है वो दिक्कत है। कहां पर है? टिहरी में था, और टिहरी में रहता था राजा। तो ये नाट्य क्लब सिर्फ टिहरी रियासत में ही तो प्रभाव डालेगा। तो टिहरी के जो लोग हैं उनके लिए तो नाट्य संस्था थी, पर जो बाकी के लोग हैं जैसे पौड़ी हो गया, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, यहाँ के लोग अगर नाट्य कला में, माने कि वो अगर उनके अंदर कला है, वो मान लो गायक बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, तो उनके पास कोई संस्था नहीं थी। तब ये जो भाई साहब थे ना भगवती प्रसाद पांत्री, तब भगवती प्रसाद पांत्री ने 1938 में दूसरी नाट्य संस्था स्थापित करी। उसका नाम रखा गया गढ़वाल साहित्य कुटीर। गढ़वाल साहित्य कुटीर 1938 ईस्वी के अंदर गढ़वाल साहित्य कुटीर की स्थापना करी गई भगवती प्रसाद पांथरी के द्वारा। भगवती प्रसाद पांथरी ने फिर दूसरी नाट्य संस्था बनाई, उसका नाम रखा गया गढ़वाल साहित्य कुटीर। 1941 में तीसरी नाट्य संस्था बनी जिसका नाम था गढ़वाल साहित्य परिषद। गढ़वाल साहित्य परिषद, और इसके निर्माणकर्ता थे दामोदर थपलियाल। दामोदर थपलियाल इसके निर्माणकर्ता थे, जिन्होंने इसकी रचना करी दामोदर थपलियाल के द्वारा। इस नाटक की रचना करी गई। ठीक है, दामोदर थपलियाल इसके रचनाकार हुए। ठीक, चलो अब देखो थोड़ा कठिन होगा, अभी तो नाट्य संस्था ही लिखी है। पहला नाटककार कौन था? भवानी दत्त थपलियाल। उसके पहले नाटक का नाम जय विजय। फिर 13 में उसने नाटक लिखा प्रहलाद। फिर यहाँ नाटककार हुए भगवती प्रसाद पांथरी। अधःपतन भूतों की को, यह है नाट्य संस्थाएं। और नाट्य संस्थाओं में गढ़वाल साहित्य परिषद का संस्थापक दामोदर थपलियाल। दामोदर थपलियाल के पहले नाटक का नाम था मनखी। इसका भी नाटक था मनखी। मनखी मतलब मानव। तो दामोदर थपलियाल ने एक नाटक लिखा मनखी और दूसरा लिखा औसी की रात। औसी की रात, मनखी तथा औसी की रात, ये दो नाटक, मनखी तथा औसी की रात, ये दो नाटक दामोदर थपलियाल के द्वारा लिखे गए। मैंने बोर्ड पे जितने नाटकों के नाम लिखे हैं सबकी भाषा क्या है? गढ़वाली, क्योंकि नाट्य रचना सबसे ज्यादा गढ़वाली में ही हुई है। तो ये सब गढ़वाली भाषा के नाटक है, सारे के सारे। गढ़वाली भाषा के नाटक होने का मतलब कि जब इनको लिखा गया तो कौन सी भाषा में लिखा गया? गढ़वाली। कहां जा रहा है, कब जानू, ऐसा लिख दिया। खाणू, ऐसा लिख दिया। तो भाषा ही गढ़वाली है। मतलब लिपि तो गढ़वाली की अलग से नहीं ना, देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं, लेकिन कौन सी भाषा में लिख दिया? गढ़वाली भाषा में सारे के सारे नाटक लिख दिए। अब सुनो, एक कहानी उससे निकालते हैं एक प्रश्न, एक स्टोरी है उससे एक प्रश्न आपका निकल जाएगा। हम पढ़ते थे गांव में, बचपन गांव में कटा। जब मैं क्लास 1 में गया तो हमारे जमाने में LKG वाला सिस्टम था, कच्चा एक और पक्का एक होता था ना, दो एक होते थे, कच्चा पक्का। अच्छा, स्कूल में गया तो मेरा स्कूल में दोस्त बन गया अपने ही गांव का। हमारे गांव में हम लगभग 10 से 15 लड़के थे, अपना एक ग्रुप बना हुआ था, सब बढ़िया चलता, जैसे ग्रामीण समाज में बचपन कटता है वैसे ही कट रहा था।
एक दिन हमें पता चला, जब हम क्लास 4 में पढ़ते थे तो हमारे ग्रुप का एक लड़का सन्नी भैया, संदीप भाई, यहीं पढ़ाता था सैंडी पहले, इधर इस कोचिंग में पहला सिलेक्शन वही था, टीचर भी यही था, और अभी पौड़ी में चले गया। संदीप मेरे बचपन का दोस्त, हम सब स्कूल में पढ़ते। 4th क्लास में पता चला कि संदीप अपनी बुआ के घर जा रहा देहरादून। हम रोए, माँ की कसम रोए, ये पता चला कि देहरादून जा रहा। बहुत मनाया उसको, मैंने कहा पागल है क्या भाई, कहाँ जा रहा है यार दोस्ती छोड़ के ना। उसने कहा नहीं यार, गाँव में स्कूल है नहीं, पढ़ाई चलेगी नहीं। उसने कहा मैं तो देहरादून जा रहा। और फिर देहरादून आ गया पढ़ने के लिए, लगभग शायद जुलाई में, और जुलाई के महीने देहरादून आया। सच रह पाएगा ये यार ना। हम बड़े उदास हुए, रोने लग गया, यार सन्नी यार कहाँ जा रहा। और सन्नी भाई यहाँ आ गया देहरादून, और यहीं पर रह के उसने अपना पढ़ाई लिखाई जो भी किया। 4 महीने में घर आ गया, मम्मी की याद आ रही बस 4 महीने में बस। तो यहाँ एडमिशन हो गया था उसका, और 4 महीने बाद आया। उसकी मम्मी ने ऐसे ही बता दिया, हम तो मैच खेलने जा रहे थे, उसकी मम्मी ने रास्ते में बता दिया, और तुम्हें नहीं पता संदीप घर आ रहा। तुम्हें बड़ी खुशी हुई। हमने कहा क्यों, बोले परमानेंट उसको याद आ रही थी, अब उसकी बुआ नाम कटा दिया, वहां से गाँव में लिखेंगे। हमने जश्न मनाया, और हमने मैच नहीं खेला उस दिन। हम सब के सब लोग गांव के टॉप में चले गए, जहां से वो एंट्री करता ना, उसके स्वागत में, यार सन्नी भाई आने वाला है। अब गाड़ी आई, बस से वो जैसे उतरे, हमने कहा चलो, हमारी टीम पूरी हो गई, पूरे लोग मिल गए। फिर वो नीचे से आया अपने भाई के साथ, और जैसे ही गांव में पहुंचा, और हम तो उससे मिलने को बेताब थे, 4 महीने बाद दोस्त से मिलने, और हम लिपट गए उससे। इसने पहला ही जो शब्द बोला ना, वो बड़ा अजीब था, चुभ गया दिल पे। इसने पहला ही शब्द बोला, कैसे हो तुम लोग। ये हमने कहा ऐसा क्यों बोला था ना, गांव में रहता था गढ़वाली बोलता था, यहाँ आया हिंदी में बात कर रहा, कैसे हो तुम लोग। और ऐसा तो हमारा गुरुजी बोलता था। अच्छा, गुरुजी भी नहीं बोलता था, हमारा तो स्कूल में गुरुजी भी गढ़वाली में ही बोलता था, पूरा गांव गढ़वाली में बोलता है। जब कभी हम बाजार जाते तब हिंदी सुनने को मिलती, तो हमारी मूल भाषा थी गढ़वाली। ये भाई कह रहा कैसे हो तुम। हमने कहा इसका जवाब देना नहीं आता, हम गढ़वाली में आता है जवाब देना। थोड़ा देर हमारे साथ रहा, फिर हमने कहा भाई तो ऐसी बात क्या करो, हर जगह हिंदी, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी सीख गया था। थैंक यू तो भयंकर था ना, अब क्या बोल रहा भाई ना, थैंक यू सुना ही नहीं हमने, इसी के मुंह से सुना पहली बार थैंक यू, ओके, अब क्या होता है ये। और फिर बात हुई उससे, हमने कहा संदीप क्या कर रहा है ऐसा ना भाई, बात करना जैसे करते हैं। उसने पता क्या बोला, मैं गढ़वाली भूल गया बोल। ये कितने महीने में, 4 महीने। हमने कहा चल झूठ बोल रहा। उसने कहा माँ की कसम भूल गया, ऐसी ऐसी। हमने वो देवता कसम खा, देवता की कसम भूल गया भाई। अब हमने कहा ऐसे कैसे भूल, मतलब फिर एकदम छोटी उम्र भी छोटी थी। अब हमने ये विश्वास कर लिया यार क्या पता भूल ही गया हूं। तुम भरोसा नहीं करोगे, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, अब ये हिंदी बोलता था भाई। जब तो 4 महीने में गढ़वाली भूल गया तो हिंदी क्यों नहीं बोल रहा ना, ये हिंदी बोलता था। अकेला लड़का था मेरे गांव का जो हिंदी में ही बात करता, इसने कभी गढ़वाली में बात ही नहीं करी। फिर जब हम 12th क्लास पास कर दिए तो 12वीं क्लास पास होने के बाद छुट्टी पड़ गई और फ्री थे, तो हम मैच खेलने गए। पुंगड़ा में जाते तुम गांव में, पुंगड़ा में मैच खेलने। अपने गांव का सबसे खत्म खिलाड़ी मैं ही हूं, मतलब न मैं बैट वाला न बॉल वाला। तो वैसे तो टीम मुझे, लेकिन कप्तान हूं मैं अपनी टीम का, आता कुछ नहीं मुझे, लेकिन कप्तान मेरे को ही रखते। अब जब 12th में गए तो ये लोग क्या करते हैं ना, मुझे ऐसी जगह लगाते हैं फील्डिंग जहां बॉल ही ना आए, क्योंकि मेरे बॉल पकड़ना भी नहीं आता। तो इन्होंने क्या कर दिया, ऊपर जैसे यहाँ मैच चल ऊपर पुंगड़ा में भेज दिया मेरे को यहाँ। अब वहां बॉल ही नहीं आ रही, अजीब नहीं लगेगा भैया, मैं वो नीचे खेल रहे क्रिकेट। बैट में मैं 11 नंबर वाला था लास्ट, बॉल वो मुझे देखते नहीं, ऊपर खड़ा कर दिया। यहाँ बैठे बैठे ना ऊपर वो था मधुमक्खी का छत्ता, अब बॉल में पे आ नहीं रही थी, तब मैंने पत्थर उठा एक मार दिया उसको। ऐसा रहता है ना गांव में जो जमीन ही ऐसी है, तो मैंने कहा यहाँ से, और प्रैक्टिकल कर रहा था, मैंने कहा यहाँ से मारूंगा ना मधुमक्खी ऐसे में जाएगी, इनको खाएगी नीचे। अब मैंने ऐसा करके मार दिया। जिस समय मैंने वो पत्थर मारा उस पे वो जो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, जैसे ही पत्थर मारा उससे मधुमक्खी निकली जब, तो उस समय संदीप भैया बैट खेल रहा था, बैट वाला था उस समय। और भाई जब ऊपर से, अब मैं तो ऊपर था, मतलब ऐसा नहीं मेरे को भी काटा 2-4 ने, हमें तो आदत थी गाँव की। अब सुनो, मेन पूरा नाटक आपका निकल जाएगा पूरा यहीं पे, कि जब वो मधुमक्खी गई तो मधुमक्खी ने जब संदीप भाई को काटा, और मैं ऊपर के पुंगड़ा से देख रहा था, तो पहले उसने क्या बोला, पहले उसने बोला हट हट, ऐसे किया, ए हट मत कर। लेकिन जब ढंग से मधुमक्खी ने काटा ना, तो उस भाई के मुंह से देखो, मैं एक शब्द लिखा हूं, ऐसा निकला एक शब्द, ऐसा ये बोला उसने पूरा, यही ओरिजिनल, ये बोला बोले, और माजी बोला, ऐसा माजी समझते तुम, माजी मतलब माँ को बोलते गाँव में, ये माजी, ऐसा बोला उसने पहले जोर से। अब मैं
मैंने ये परवाह नहीं करी इसके बाद कि नीचे मधुमक्खी है। मैंने क्या, मेरे दोस्तों ने भी नहीं करी, हम सब दौड़े वहां पे। और अगला शब्द से फिर चिल्लाया उसने, ऐसे बोले हे माँ जी। और फिर उसने शब्द ऐसे बोला काटयाली। काटयाली का मतलब होता है काट दिया, लेकिन ये तो विशुद्ध गढ़वाली है। अच्छा खासा गढ़वाली बोलने वाला भी ऐसा शब्द नहीं बोलेगा। तो मधुमक्खी के बीच में ही घुसे वहां, और हमने बोले थे, तूने क्या बोला, फिर बोल देना क्या बोला, तू नहीं है ना, मधुमक्खी काटे ही जा रही है। लेकिन हमने कहा तूने कैसे बोला। तब उसने स्वीकार किया कि मुझे गढ़वाली आती है, सिर्फ अपना प्रभुत्व जमाने के लिए मैंने भाई साहब ऐसा हिंदी बोल दिया। तो अब नहीं बोल, अब हिंदी बोलता ही नहीं है, मतलब शहर में भी नहीं हिंदी बोलता है, गढ़वाली ही बोलता है। तो ऐसी घटनाएं अमूमन हो जाएंगी पहाड़ों में। साल 1934 में क्या हुआ, 1934 में ईश्वरी दत्त जुयाल नाम का एक नाटककार हुआ। ईश्वरी दत्त जुयाल ने एक ऐसे ही नाटक की रचना करी जिसमें एक व्यक्ति गांव छोड़ करके चले गया। जब वो हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली गया, तो दिल्ली जाने के बाद जब वो वापस आया तो उसने गांव में ये प्रिटेंड किया कि मुझे हिंदी आती नहीं है, गढ़वाली भी नहीं आती। उसने बोला कि मैं तो अंग्रेजी भाषा में बात करता हूं। सेम जो कहानी मैंने आपको बताई वही इस नाटक की कहानी है। तो क्या होगा इस नाटक में कि ईश्वरी दत्त जुयाल ने 1934 में एक नाटक लिखा। इस नाटक का नाम है परिवर्तन। अब ये जो परिवर्तन नाम का नाटक है, मैं क्या कह रहा हूं, सारे नाटक कौन सी भाषा के अभी तक, गढ़वाली की। पर जब परिवर्तन नाटक लिखा गया तो इस नाटक का जो हीरो है वो नाटक की कहानी के एक दौर में आने के बाद ये बोलेगा कि मुझे गढ़वाली नहीं आती है, मुझे हिंदी आती है। तब जब इसके डायलॉग लिखने हो, उस हीरो के डायलॉग लिखने हैं, तो वो किस भाषा में लिखे जाएंगे, हिंदी में। क्योंकि वो गांव आके क्या बोलेगा, कैसे हो तुम, तो ये किस में लिखना पड़ेगा, ये तो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। तो परिवर्तन हमारे राज्य का पहला हिंदी गढ़वाली मिश्रित नाटक है। हिंदी गढ़वाली मिश्रित पहला नाटक जिसमें हिंदी भी है और गढ़वाली भी है। तो आप पॉइंट लिखना, 1934 परिवर्तन नाम के नाटक की रचना हुई। नाटक के रचनाकार है ईश्वरी दत्त जुयाल, और यह राज्य का पहला हिंदी गढ़वाली मिश्रित नाटक है। पहला वो नाटक जो हिंदी और गढ़वाली दोनों भाषाओं में लिखा गया। राज्य का पहला हिंदी गढ़वाली मिश्रित नाटक परिवर्तन है। अगर पूछेगा गढ़वाली भाषा का पहला, जय। और अगर गढ़वाली हिंदी मिश्रित पहला नाटक, हाँ, परिवर्तन राज्य का पहला गढ़वाली हिंदी मिश्रित नाटक है। चलो फिर इसके आगे कल करते हैं।